सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ, और थोड़ा सा डीपली हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के रीजंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, सारी चीजें इच टॉपिक से, हर टॉपिक से। रिवोल्ट ऑफ 1857 की मैं बात करूं, अच्छा एक चीज फिर से ध्यान में दे लीजिए, दो वर्ड्स होते हैं, मैंने अभी बता रहा था आप लोग को कि रिवोल्ट और रिवोल्यूशन। रिवोल्ट और रिवोल्यूशन दोनों की मीनिंग्स क्या होती है? एक ही होती है, क्रांति लाना, परिवर्तन लाना। लेकिन रिवोल्ट और रिवोल्यूशन में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? रिवोल्ट किसको कहते हैं? स्ट्रगल अगेंस्ट स्टैब्लिश गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट स्टैब्लिश है, उसकी अगेंस्ट अगर हम कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? रिवोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवोल्ट। और रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन में पावर डिवाइडेड इनटू लेस टू मोर पीपल। पावर क्या होता है? कम लोगों से ज्यादा लोगों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। अब चीजों को देखिए, रिवोल्ट में स्टेब्लिश गवर्नमेंट जो होती है ना, जो गवर्नमेंट पहले से है, उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। बट रिवोल्यूशन में आप देखेंगे कि जो पावर है लेस से मोर में चले जाते हैं। लेस से मोर में मतलब जो गवर्नमेंट है, देखेंगे आप, क्या हो जाएगी? लगभग चेंज हो जाएगी। जैसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां से पहले मोनार्की थी, राजतंत्र था, राजा रूल करता था, लेकिन पावर किसके पास में थी? सिर्फ राजा के हाथ में थी। लेकिन आगे चलकर वे कंट्रीज क्या बन जाती हैं? डेमोक्रेटिक बन जाती हैं। यानी कि जो पावर जो सिर्फ राजा के पास हुआ करती थी, अब किसके पास आ गई है? लेस पीपुल से मोर पीपुल के पास आ गई है, डेमोक्रेटिक लोगों के पास, यानी कि जनता के पास आ गई है। तो ये चीज कहलाता है रिवोल्यूशन। पावर का क्या हो जाना? डिवाइड हो जाना इनटू लेस टू मोर पीपल। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम लोग जानेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण, काजेस जानेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बहुत सारे काजेस इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज में भी हमको बहुत सारे सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा चलाया गया था, इंपीरियल टाइटल्स जो छीन ली गई थी राजा द्वारा, अवध को जो ब्रिटिशर ने अपने कब्जे में ले लिया था, कुछ सोशल और रिलीजियस कॉजेज भी थे, धार्मिक और सामाजिक कारण, कुछ इकोनॉमिक्स कॉजेज भी थे, कुछ मिलिट्री कॉजेज थे, और कुछ ऐसे कॉजेज थे जो इमीडिएट कॉजेज थे। इमीडिएट कॉजेज मतलब कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो तुरंत हुए और जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या दिया? बूम दिया। ये तो हम लोग जानेंगे पहले कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों, कॉजेज क्या थे, और इसके बाद जानेंगे कि ये जो रिवोल्ट हो रहा था 1857 का जो विद्रोह हुआ, स्टेब्लिश गवर्नमेंट कौन थी हमारी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या स्ट्रगल किया। तो किसी स्टेब्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब हम स्ट्रगल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिवोल्ट कहलाता है। तो ये रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज जानने के बाद, रीजंस जानने के बाद, हम लोग ये जानेंगे कि भारत में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, वो रिवोल्ट फेल कैसे हो गया, कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट। उसके बाद ये जो रिवोल्ट हुआ भारत में 1857 का, इसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारी इंडिया पे। फिर हम लोग इसी में देखेंगे कि जो मेन जो ये रिवोल्ट था 1857, ये मेनली कहाँ कहाँ पे हुआ था, इसके मेन सेंटर कौन कौन से थे, और मेन लीडर्स कौन कौन से थे इसमें। तो मेन सेंटर में देखेंगे दिल्ली, कानपुर, बिहार, अवध, ये सब क्या थे? इसके मेन सेंटर थे। उसी के साथ हम लोग इसके लीडर्स की भी बात करेंगे। जैसे बिहार में देखेंगे तो कुंवर सिंह, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फिर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिवोल्ट है, इसका नेचर कैसा था, किस प्रकृति का ये रिवोल्ट था। क्या ये इंडिविजुअली रिवोल्ट था, छोटे छोटे ग्रुप द्वारा अलग अलग किया गया रिवोल्ट था, क्या ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स था? तो इसके नेचर्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्लस हम लोग ये भी जानेंगे कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम इसके हम लोग क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो आज की टॉपिक हमारी रहेगी, थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में।
और उसके बाद हम लोग इसके कॉजेस के बारे में देखेंगे, रीजंस के बारे में देखेंगे कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों, 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ। तो रिवोल्ट आप लोग लिख लीजिएगा, रिवोल्ट क्या है, स्ट्रगल अगेंस्ट एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, और रिवोल्यूशन क्या है, पावर डिवाइडेड इनटू लेस टू मोर पीपुल। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, 1857 की जो क्रांति थी, वो इंडियन हिस्ट्री में अगर आप लोग देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट ऐसा ग्रेट और डायरेक्ट चैलेंज था किसको, ब्रिटिश रूल को, और वो वेरी वास्ट स्केल पे, बड़े पैमाने पे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इतने बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट क्या किया था, स्ट्रगल किया था या रिवोल्ट किया था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। ये क्या हो रहा था, फर्स्ट टाइम हो रहा था। लगभग भारत के हर बड़े शहरों में आप देखेंगे रिवोल्ट हुआ, बहुत सारे लोग इससे जुड़े। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भी इसमें नुकसान हुआ। आप देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, उसको भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बना के छोड़ दिया गया। अब वो भारत पे रूल नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, आपको पता है, इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के क्राउन के पास जब ये खबर पहुंची कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ और इस रिवोल्ट पे बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, और जब अंग्रेजों की लाशें कहाँ पहुंची, इंग्लैंड पहुंची, तो रानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने जब उनको देखा, तो ऐसे डैमेज लाशेस देखने के बाद वो भी बहुत शॉक हो गई, और उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बैड पॉलिसीज थी, ये उसका क्या है, ये उसका क्या है, रिजल्ट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या है, उसका रिजल्ट है। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इंडिया पे रूल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं क्या करेगी, ब्रिटिश क्राउन करेगा। क्या करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा। और वहीं से आप देखेंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद से 1858 में आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गई भारत में। उससे भारत की गवर्नेंस से रिलेटेड सारी पावर्स क्या कर ली गई, छीन कर किसको दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। किसको दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे हेड होता था, जो भारत में रहता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, गवर्नर जनरल बोलते थे। गवर्नर जनरल का पोस्ट क्या करके खत्म कर दिया गया। अब ये गवर्नर जनरल क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं था, अब किसके अंडर में था, ब्रिटिश क्राउन के, इंग्लैंड की क्राउन के अंडर में था। और जब इंग्लैंड की क्राउन के अंडर में गवर्नर जनरल आया तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय। तो रिप्रेजेंटेटिव था किसका, ब्रिटिश क्राउन का भारत में, वायसराय। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, कंपनी की सारी पावर्स छीन ली गई। कंपनी क्या बन के रह गई, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गई। लेकिन ये जो रिवोल्ट था, 1857 का रिवोल्ट था, आखिर हुआ क्यों, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। ऐसा तो नहीं था लोग सुबह उठे कहे भाई आज चलो आज रिवोल्ट करते हैं, आज रिवोल्ट करने का मन कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ रीजंस रहे होंगे उसके। एक रीजंस आपको पता है, रिलीजियस रीजन था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो गन पाउडर होते थे, जो कारतूस होते थे, जो कार्टेजेस होते थे, उसको सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, ठीक है ना, से क्या किया जाता था, सील किया जाता था, जिसको दांत से फाड़ना रहता था और उसके बाद गन में लोड करना था। ये एक रिलीजियस मैटर था, ये एक इमीडिएट कॉजेस भी थे। लेकिन सिर्फ यही एक कॉजेस था 1857 के रिवोल्ट का, नहीं, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे। इतने सालों से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती आ रही थी भारत में, रिवोल्ट ऑफ 1857 उसी का क्या था, रिजल्ट था। उसी का क्या था, रिजल्ट था। तो जो कॉजेज हम लोग पढ़ रहे थे 1857 के रिवोल्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो कॉजेज ऑफ 1857 के रिवोल्ट्स की मैं बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट कॉजेज द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे, रीजंस क्या था 1857 के रिवोल्ट का। तो मैंने बताया था
मिलिट्री पॉलिसीज, ये सब क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे किसके, रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो अगर शॉर्ट आंसर है तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग आंसर पूछेगा, डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, डिस्क्राइब करिए, तो एक बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, उसमें सारे कॉजेस को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो जब सारे कॉजेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो उसके लिए उन सारे कॉजेस को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक करके सारे कॉजेस को हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, सोशल रिलीजियस कॉजेस क्या हैं, इकोनॉमिक कॉजेस क्या हैं, क्यों आए, कैसे हुए, किस तरह इंप्लीमेंट किए गए, क्यों लोग इससे नाराज हो गए, और नाराज होकर क्या किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 किया। तो पॉलिटिकल कॉजेस की बात कर लें, तो पॉलिटिकल कॉजेस में मैंने आपको बताया था हम लोग 3 टाइप्स के पॉलिटिकल कॉजेस देखेंगे। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। पहला लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। अवध पर कब्जा करना ब्रिटिशर्स द्वारा, और लॉस ऑफ इंपीरियल टाइटल्स, जो मुगल शासक था जिसको भारत का राजा बोला जाता था, उससे क्या बोला गया, उसकी बादशाह की जो पोजीशंस थी, जो उसका टाइटल्स था, उससे क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ये भी एक रीजन रहा। सेंटिमेंट जुड़े हुए थे इंडिया के लोगों के, उससे मैं समझाऊंगा उसको भी। पहले हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जान लें। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इसको समझ लेते हैं पहले। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्लान किया गया एक सिस्टम था। इस सिस्टम में लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाया था सिस्टम, आप समझ लीजिए। इस सिस्टम में उसने बोला था कि अगर कोई राजा, किंग की कोई नेचुरल संतानें नहीं है, नेचुरल संतान नहीं है, यानी कि नेचुरल लड़का नहीं है, तो वो किसी गोद लिए हुए बच्चे को वहां का राजा नहीं बना सकता। इवन आप कह सकते हैं कि अगर नेचुरल संतानें नहीं है तो जो आपकी टेरिटरीज है, जो आपका एरिया है, जो आपका किंगडम है, वो कौन कंट्रोल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। आपके पास कोई पावर नहीं रह जाएगी। कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। मतलब अंग्रेज किसी भी तरह से सब चीजों को क्या करना चाहते थे, अपने अंडर में लाना चाहते थे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कह रहा है कि अगर आप राजा हैं, आपके कोई बच्चे नहीं है, तो आपका जो टेरिटरीज है, आपकी जो किंगडम है, वो किसके अंडर में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई। हाँ, आप अगर किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो गोद लिया हुआ बच्चा आपका नेचुरल सन तो है नहीं, तो इस वजह से उसको राजा नहीं बनाया जा सकता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी। हाँ, अगर आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो हम उसको पेंशन देंगे, पेंशन देके कहीं बैठा देंगे, उसको राजा की पोस्ट हम लोग नहीं दे सकते। और यही चीज आपको देखने को मिली जब पेशवा बाजीराव सेकेंड की डेथ हो गई, तो जो उनके एडॉप्टेड सन थे नाना साहब, उनको कानपुर भेज दिया, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और वहां उनको पेंशन देती थी। क्या देती थी, पेंशन। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में उनको पेंशन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये एक रीजन रहा नाना साहब का किसमें कूदना, रिवोल्ट ऑफ 1857 में आना। इवन झांसी की मैं बात कर लूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लड़ाई क्यों हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई नेचुरल संतानें नहीं थी, नेचुरल सन्स नहीं थे। उन्होंने भी क्या किया था, बच्चे को अडॉप्ट किया था, और उसी बच्चे को क्या किंग बनाना चाहती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, झांसी पे अटैक कर दिया, और झांसी में लड़ाई हुई, झांसी की रानी मारी गई। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसने एक कह सकते हैं एक बहुत ही बैड पॉलिसीज थी, बट ब्रिटिशर्स के लिए क्या थी, गुड था। भाई उनको क्या करना था, उनको ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी, ज्यादा से ज्यादा एरियाज क्या करने थे, अपने अंडर में करने थे। डलहौजी ने इस सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। राजा किसी मेल बच्चे को गोद नहीं ले सकता, अगर ले रहा है तो वो राजा नहीं बनेगा, सिर्फ उसका नेचुरल सन ही क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। और आप देखेंगे इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही लार्ज टेरिटरीज, इंडिया के बहुत ही लार्ज एरिया पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया।
जैसे किंगडम ऑफ सतारा 1848 में, किंगडम ऑफ सतारा को 1848 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1854 में, बुंदेलखंड 1849 में, उदयपुर 1852 में। आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज को उसने क्या किया है, कवर कर लिया अपने अंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह एक ऐसी पॉलिसीज थी जिसका मिसयूज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी की बल पे देखेंगे अवध जो था आपका, अवध के ऊपर ब्लेम किया गया कि अवध का जो नवाब है वो क्या कर रहा है, मिस गवर्नेंस कर रहा है। मिस गवर्नेंस मतलब सही से रूल नहीं कर रहा है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उसको भी क्या कर लिया, अपने अंडर में मिला लिया। अवध के नवाब वाजिद अली, नॉर्मल सी बात है भाई, और किसी राजा से उसकी टेरिटरीज छीन ली जाएगी तो उसको गुस्सा तो आना ही है। 1856 में छीन ली गई उनकी भी। ये चीजें जो थी, ये जो चीजें थी बहुत इफेक्ट कर रही थी इंडियन कल्चर को। जो राजा थे जिन्होंने अपनी टेरिटरीज बनाई थी, उनको सिर्फ इस बेस पे कि आपकी नेचुरल संतानें नहीं है, आपकी टेरिटरीज क्या कर लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी। एक क्या था, एक बैड पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने क्या किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 को बूम देने का काम किया। अवध को इस तरह मिला लिया गया। जो भारत का जो मुगल एम्परर थे, मुगल बादशाह जिसको भारत का बादशाह बोला जाता था, उनसे बहादुर शाह जफर, लॉस ऑफ इंपीरियल टाइटल्स में बात कर रहा हूं। जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकेंड, लास्ट जो मुगल एम्परर थे, मुगल बादशाह जिनको भारत का बादशाह बोला जाता था, लोगों की सेंटिमेंट जुड़ी हुई थी इनसे कि नहीं ये भारत के क्या है, राजा हैं। इनसे इनकी टाइटल्स को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। बोला गया कि अब आप एम्परर नहीं रहेंगे, बादशाह नहीं रहेंगे, आपकी टाइटल्स को क्या किया जा रहा है, एंड किया जा रहा है। और मैंने बताया था ये सेंटिमेंट्स लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई। ये तो था पॉलिटिकल कॉजेज। 3 पॉलिटिकल कॉजेज मैंने आपको बता दिया। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा हम लोगों ने देखा अवध, और तीसरा हम लोगों ने देखा लॉस ऑफ इंपीरियल टाइटल्स। अब आते हैं कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज के बारे में, कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण। देखो जो ब्रिटिशर्स थे, नॉर्मल सी बात है, यूरोप से आते हैं, तो उनको इंडिया के कल्चर्स के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। इंडिया के कल्चर्स, लोग सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे उससे। देखो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे भी काम किए हैं। अच्छे काम के बारे में जैसे मैं बात करूं, जैसे एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, विडो रीमैरेज, ये क्या थे, बहुत अच्छे सिस्टम थे। सती प्रथा क्या था, अच्छे सिस्टम नहीं थे, मतलब बुरे सिस्टम थे जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया था। बहुत अच्छा काम था। सती प्रथा बहुत ही बैड रिचुअल सिस्टम था, धार्मिक अवधारणा थी। सती प्रथा में होता क्या था कि अगर शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर किसी रीजन से हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इन दैट केस उसकी वाइफ अगर जिंदा है तो उसको अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी बैड पॉलिसीज, रिचुअल्स इंडिया में हुआ करते थे। तो अगर ब्रिटिशर्स ने इसको एबॉलिश किया तो ये एक अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने क्या किया, कुछ अच्छे काम किए। विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो जाती थी उनकी दूसरी शादी नहीं होती थी हमारे कल्चर में, तो ऐसा लॉज लाया गया कि नहीं अब विधवा भी क्या कर सकती हैं, रीमैरेज कर सकती हैं। तो ये कुछ अच्छी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लेके आए हमारे लिए। लेकिन भारत उस समय उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था। हम अपने कल्चर्स के साथ क्या थे, बहुत ज़्यादा सेंटी थे, बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। हमारे कल्चर्स क्या थे, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। और ये जो रिफॉर्म्स थे, ये हमें क्या लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजियस को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि ये ब्रिटिशर्स नए नए रूल्स लाके हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे
रिलीजियस है उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सती प्रथा राजा राम मोहन राय और ब्रिटिशर्स ने मिलकर क्या किया था, इसको अबॉलिश किया था। रीमैरिज, विडो रीमैरिज की बात कर लें। इंडियन सोसाइटी ये जो रिफॉर्म्स जो हो रहे थे ना, ये जो सोशल रिफॉर्म्स जो हो रहे थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे, इसको थ्रेट के रूप में देख रही थी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस में, हमारे कल्चर्स में क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। इवन क्रिश्चियन मिशनरीज, जो यूरोप से क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कन्वर्ट द ऑल इंडियंस इनटू द क्रिश्चियंस। वो इंडियंस को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्रिश्चियन में। अपने धर्म को क्या कर रहे थे, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को कुछ ऑफर्स दे रहे थे, कुछ फैसिलिटी दे रहे थे, कुछ प्रिविलेज दे रहे थे, लालच देते थे कि आप क्रिश्चियन अडॉप्ट कर लो, आपको ये प्रिविलेज मिलेगा, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। बट मैंने बताया था हम लोग अपने कल्चर, अपने रिलीजियस से एक सेंटिमेंट हमारा जुड़ा रहता है। ये जो हमारी सोसाइटी थी, हमारे कल्चर्स थे, उनको लगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, हमारे रिलीजियस हमारे कल्चर के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो हमेशा देखेंगे कि हमेशा बुरी बातें इंडियन कल्चर्स, इंडियन रिलीजियस के अगेंस्ट बोला करते थे। यूरोपियंस बोलते थे कि हम भारत में क्यों आए हैं, हम भारत में आए हैं भारत को सिविलाइज करने के लिए। भारत क्या अनसिविलाइज कंट्री है, हम इस पर रूल नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिविलाइज बना रहे हैं। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे यूरोप से, जो लोगों को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या करते थे, इंडिया के रिलीजियस, इंडिया के सोसाइटी के बारे में क्या करते थे, मिसगाइड करते थे, लोगों को गलत बातें बताते थे। और लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इंडिया को नॉट टॉलरेट दिस। इंडिया के लोगों को ये क्या आ रहा था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोग जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम था उससे भी क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे। उनको लगता था कि ये जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे कल्चर को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है पूरी तरह से। अगर हम लोग इस यूरोपियन कल्चर में क्या करेंगे, ढलेंगे, तो हमारी जो रिलीजियस है, हमारा कल्चर, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने बहुत चाहा इंडियंस को कि वो उनके कल्चर और हेरिटेज को क्या करते, चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे, किसमें, क्रिश्चियनिज्म में। बट वो सक्सेस नहीं हुए उसने, क्योंकि मैं बताया था हमारे रिलीजियस बहुत स्ट्रांग है। लोगों में उस समय बहुत ही ज़्यादा यूनिटी हुआ करती थी, अपने रिलीजियस को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो लोग कहते हैं सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। कुछ इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में बात कर ले हम लोग। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब आर्थिक कारण। इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, आर्थिक। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था इससे पहले चैप्टर्स में कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। कहाँ पे, यूरोप में इंडस्ट्रीज बन गई थी, रॉ मटेरियल वहां जा रहे थे। तो जो इससे इफेक्ट क्या पड़ा, जो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट था, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो हैंडमेड कप क्लोथ्स बनाते थे, हैंडलूम्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कोलैप्स करने लगी, खत्म होने लगी, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या आ गए थे, मशीन्स आ गई थी। और मशीन जो क्लोथ बनाती थी वो चीपेस्ट क्लोथ बनाती थी हैंडलूम के अकॉर्डिंग, हैंडीक्राफ्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि मशीन से एक बार में मोर देन 1000 क्लोथ निकलते थे, और बुनकर एक कपड़े बनाने में 1, 2, 3 दिन लेते थे। तो नॉर्मल सी बात है, हैंडलूम क्लोथ क्या होते हैं, कॉस्टली भी होंगे, और मशीन मेड क्लोथ क्या होते थे, सस्ते होते थे। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो वेवर्स थे, जो बुनकर्स थे, जो कपड़े को बुनते थे, लॉस्ट देयर जॉब, अपनी जॉब छोड़ने लगे। एट द डिमांड ऑफ मशीन मेड चीपेस्ट क्लोथ आर इंक्रीज। अब भारत गरीब देश था, नॉर्मल सी बात है, चीपेस्ट क्लोथ अब लेके आएंगे तो लोग की डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लगी, एक अच्छा मार्केट भी उभरा। अच्छा देखो, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे जो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट था उसको बर्बाद होने का एक रीजन ये भी था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्या करते थे, रूल करते थे। क्या करते थे, रूल करते थे। और उन्होंने क्या किया था, जितने भी इंडियन हैंडमेड क्लोथ्स थे
उस पर क्या कर देते, टैक्सेस बहुत हाई कर देते, 100% वो टैक्स लगाते थे। और जो क्लोथ वो यूरोप से लेके आते थे भारत में बेचने के लिए, उस पर टैक्सेस ही नहीं लगाते थे, टैक्स फ्री रखते थे। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे, अगर इंडिया में कोई क्लोथ बन रहा है 100 रुपीज का और उस पर 100% टैक्स लगा दिया, यानी कि कपड़ा कितने का हो गया, 200 रुपीज का हो गया, और वही यूरोप से आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, यानी कि वो 100 रुपीज में ही बिकेगा। तो अब कोई किसी को, भारत वैसे भी उतना अमीर नहीं था, सोसाइटी हमारी, कल्चर जो हमारा था, पुअर्स लोग हमारे यहाँ जाते थे, तो अब कोई 200 रुपये का कपड़ा नहीं खरीद पाता था, तो लोग क्या करते थे, वही चीपेस्ट क्लोथ क्या करते थे, खरीदते थे। और इस वजह से भी देखेंगे तो वेबर्स के पास काम ही नहीं था, काम ही नहीं मिला उनको कपड़े बुनने का, तो उनकी जॉब जाने लगी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कॉमन पीपल्स जो जुड़े हुए थे इस इंडस्ट्रीज से, इस हैबिट टैक्स की वजह से वो क्या थे, बहुत ही नाराज थे, किससे, ब्रिटिशर्स से। और ये भी एक रीजन रहा किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। किसका रहा, इंडस्ट्रियल सॉरी, ये भी एक रीजन रहा रिवोल्ट ऑफ 1857 का, 1857 की क्रांति का, ये भी क्या था, एक रीजन। मिलिट्री कॉजेस के बारे में जानते हैं, मिलिट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। मिलिट्री में आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लगभग 1816 के आसपास आप देखेंगे तो लगभग 3 लाख सोल्जर्स कौन थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। उसमें से आप देखेंगे 2,60,000 कहाँ से थे, सिर्फ इंडियन सोल्जर थे, और 40,000 ही क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। लेकिन तब भी देखिएगा कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा आपको मिलिट्री में। जो इंडियन सोल्जर थे, द सैलरी ऑफ द इंडियन सोल्जर वाज मच लोअर फॉर द सेम रैंक ऑफ द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश सोल्जर्स। अगर 2 सोल्जर्स हैं, एक ब्रिटिशर्स और एक इंडियन, दोनों मान लो सूबेदार के पोस्ट पे हैं, तो जो ब्रिटिशर सोल्जर होते थे ना, उनकी सैलरी क्या होती थी, ज्यादा होती थी, और इंडियन सोल्जर्स की क्या होती थी, कम होती थी। ये एक रीजन रहा मिलिट्री कॉजेस का। इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको दूसरे कंट्रीज में भी क्या किया जाता था, वॉर के लिए भेजा जाने लगा। और वॉर के लिए उस समय जाने का, दूसरे कंट्री में जाने का रास्ता क्या था, सी, ओशियंस। और उस समय जो भारत में कुछ धार्मिक चीजें थी, कुछ रिलीजियस स्टोरीज थी कि जो सी रूट से ट्रेवल करना जो होता था वो क्या माना जाता था, वेरी बैड माना जाता था। तो वैसे ऑफिसर्स सी रूट से ट्रेवल नहीं करते थे, इंडियन सोल्जर सी रूट से ट्रेवल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स नॉर्मल सी बात है जबरदस्ती कराते थे। तो ये भी एक रीजन रहा, ये भी क्या रहा, एक रीजन रहा। इवन आप देखेंगे कि 1816 के आसपास जो 50 के आसपास जो हाईएस्ट सैलरी थी इंडियन सोल्जर्स की, वो कितनी थी, 3 इंडियन सोल्जर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 3 इंडियन सोल्जर्स थे जिनकी हाईएस्ट सैलरी क्या थी, ओनली 300 रुपये सबसे हाईएस्ट सैलरी थी उनकी। और दूसरे कंट्रीज में जब वो लड़ने जाते थे तो उनको कोई एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दिए जाते थे, सिर्फ सैलरी दी जाती थी। जबकि ब्रिटिशर सोल्जर्स जो दूसरे कंट्री में लड़ने जाते थे उनको एक्स्ट्रा वेजेस भी दिए जाते थे। एक रीजन और आया, कुछ सर्वे हुआ तो पता चला, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा कि या देखो कुछ लोग हैं जो हमारी आर्मी में हैं और जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह हैं। कौन, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण, ये क्या है, पढ़े लिखे हैं और ये हमारी आर्मी के लिए क्या है, खतरनाक है। तो इनकी संख्या को क्या करें, कम करें, और जो कम पढ़े लिखे हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको क्या करें, अपनी आर्मी में बढ़ाया जाए। ये पॉलिसीज भी ब्रिटिशर्स ने चलाई, ये पॉलिसीज भी ब्रिटिशर्स ने चलाई। द जनरल सर्विस एडमिटेड एक्ट ऑफ 1857 पास फॉर अ न्यू रिक्रूटमेंट मेड देम अ सर्वर अवेयरनेस इन द एम्पायर। ठीक है, चलो मिलिट्री कॉजेज भी हो गए आपके। कुछ इमीडिएट कॉजेज के बारे में बात कर लें तो इमीडिएट कॉजेज में भी शायद आज ना हो पाए, यस 5 मिनट सिर्फ बचे हैं, तो इमीडिएट कॉजेज तो नहीं हो पाएगा। इमीडिएट कॉजेज को हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज को हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे, और इसके टॉपिक्स को भी क्या करेंगे, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में चैट करके बता सकता है, या अभी मैसेज कर ले, मैं देख लेता हूँ।